गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल शानदार हूं, बिल्कुल शानदार, बेहतरीन, लाजवाब। खुश रहो विजय बेटा। ओके। एक बच्चा पूछ रहा है, सर दिवाली के लिए कितने दिन की छुट्टियां मिलेंगी? छुट्टी छुट्टी है, घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें भी छुट्टी चाहिए, बताइए आपको है। घर में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें भी छुट्टी चाहिए। इससे रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट लड्डू मिल गया। ओके। जी हाँ, मिलेगी मिलेगी। नवदीप बेटा, थैंक यू सो मच। ओके। अच्छा, लड्डू, हाँ लड्डू आपको कोरियर कराए जाएंगे। ओके, उसे दिवाली की छुट्टी से मतलब नहीं है, उसे मतलब है वो दिवाली वाले लड्डू से है ना। लड्डू अच्छा तो रहता है वैसे यार। चलिए ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है केमिस्ट्री में वन, अरे वाह यार बेटा, केमिस्ट्री 170, क्या बात है। हाँ, मेरे पास कल कुछ बच्चों ने मैसेज किया था, उन बच्चों के नंबर है केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180। क्या बात है, 180 आउट ऑफ 180 उनके नंबर है। कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। जी हाँ, अब आपको इससे ही टारगेट लेके चलना है। धीरे धीरे पेपर आपको नए नए टॉपिक्स के साथ मिलते जाएंगे और आपको बिल्कुल ये जो नंबर आए हैं इसे ही मेंटेन रखना है। ठीक है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन बिना समय गवाए हुए। आप सबको होमवर्क दिया था, जैसा मैंने आपसे कल कहा था, शायद मैंने आपको कल डाउट टाइम बताया था, नहीं तो आपको बता देता हूँ। आज आप क्लास के बाद, आज का डाउट टाइम ही रहेगा, जिसको भी डाउट वगैरह पूछना है आज का रहेगा। आप चाहे तो शाम को फोन कर ले, 4:35 to 5:30 चाहे तो, या तो आपके लिए रहेगा 12:35 to 1, 12:30 से 1 बजे। इस बीच भी आप कॉल करके जो भी आपके डाउट है पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। सर अगर हाइड्रोजन लिखा है मतलब H या H2? बेटा अगर हाइड्रोजन लिखा है और कुछ नहीं बोला है तो H2 ही मानेंगे। जनरली सवाल में कहीं ना कहीं हिंट दिया होता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगेन न्यूमेरिकल का खेला शुरू हो चुका था, वो खेला अभी जारी रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन देखो यार, ये जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री एक्चुअली है ना। तो आपको यहाँ फील भी करना पड़ता है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ता है। ये कोर केमिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री का एक पैरेलल, एक कंबाइंड टॉपिक है। तो आप सबको फॉर्मूले भी याद रखने हैं और सवाल भी सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैंने स्पेक्ट्रम क्या होता है ये बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भैया स्पेक्ट्रम हमारे लिए किस काम का है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कैसे कैसे सवाल आते हैं, बात वो चल रही है। तो मैंने आपको सवालों के कुछ टाइप बताए थे, उसमें से एक फॉर्मूला बताया था। ये पहला सवाल का टाइप है, जहां मैंने आपसे कहा था सबसे पहले सवाल आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जब टोटल लाइंस पूछेगा, टोटल का मतलब है इसमें सभी तरह की लाइंस इंक्लूड है। बेटा जब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज चैट बॉक्स में नहीं लिखो, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर दिख रहा है, स्क्रीन शेयर क्लियर दिख रहा है, ठीक है? ये तीनों चीज ओके है, राइट? हाँ, तो ये तीनों चीज ओके है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, किसी बच्चे ने लिखा कि सर आवाज नहीं आ रही, वीडियो मैंने पूछ लिया, सब कुछ ओके है ना? बेटा जिनको प्रॉब्लम आ रही है प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लो, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहला फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। जब आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करते हैं तो आप इनमें सभी तरह की लाइंस, मतलब चाहे वो लाइमन हो, चाहे वो बामर हो, चाहे वो पास्चन हो, चाहे वो ब्रैकेट हो, सभी को इंक्लूड करते हैं। ओके। दूसरा सवाल आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हिच फॉल्स इन अ पर्टिकुलर सीरीज, जो किसी सीरीज में आएंगे। जैसे केवल लाइमन सीरीज बोले, केवल बार्मर सीरीज बोले, केवल पास्चन सीरीज बोले, तो किसी सीरीज के लिए जब आपसे बोलेगा, किसी सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है n2 माइनस n1। ठीक है, ठीक है। ये तो कल आपसे बात हो चुकी थी। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल की मदद से आपको डिटेल में सिखाता हूं। ये न्यूमेरिकल मैं करके बताऊंगा ताकि डिटेल में आपको समझ में आ जाए फॉर्मूले हैं क्या। सबसे पहला सवाल है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है सिक्स्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में। कहां से कहां हुआ? सिक्स्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट। मतलब अपने को n2 गिवन है 6, n1 गिवन है 3। अब सवाल हमसे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब टोटल स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, तो अपने को फॉर्मूला लगाना है n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट
ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 6 माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 6 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6। मतलब अब ये टोटल लाइन पूछा है, तो इसमें जितनी भी लाइंस पॉसिबल है, मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है, लेकिन ये टोटल लाइन पॉसिबल है। अब कौन कौन सी लाइन पॉसिबल है, चलो वो पता कर ले। तो सेकंड पार्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन। बच्चों यूवी बोला है मतलब लाइमन बोला है, और आपको अगर याद हो तो मैंने कहा था लाइमन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी 1 पर आना होगा, कहीं से भी 1 पर आना होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फाइनली n इक्वल टू 1 पर होता है तभी वो लाइमन कहलाता है, लेकिन यहां पर तो इलेक्ट्रॉन 1 की तरफ आया ही नहीं, केवल ट्रांजिशन 3 तक हो रहा है। मतलब जब 1 पे गिरा ही नहीं तो लाइमन आएगा ही नहीं, यूवी रीजन में एक भी लाइन नहीं आएगी। सर यार जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है तो ईएम वेव एमिट होती है ना, ये जो ईएम वेव एमिट होती है उसमें फोटोन होता है ना। सर फिर से आप लाइन क्यों बोलते हो बेटा, जो लाइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना, ये लाइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये लाइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है किसके लिए, ये लाइन वर्ड इस्तेमाल हो रहा है स्पेक्ट्रल के लिए। हेलो, हाँ तो मैं कह रहा था कि जो नंबर ऑफ यूवी रीजन है, कितने यूवी रीजन में आएंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 पर हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन 1 पर हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब यहां पे कोई भी यूवी रीजन में लाइट नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन। अगर आपको याद हो बेटा तो विजिबल का मतलब हुआ बामर, है ना, और बामर के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां आना होगा, इलेक्ट्रॉन को आना होगा 2 पर। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है वो केवल थर्ड ऑर्बिट पे हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 पर तो आया ही नहीं। इसका मतलब जो बामर रीजन है उसमें भी कितने रेडिएशन आएंगे, 0। सवाल को पढ़िए, उसमें लिख रहा है कि जो ट्रांजिशन है वो 6th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में हुआ। लाइमन के लिए यूवी का मतलब क्या है, लाइमन, यूवी का मतलब क्या है, लाइमन। तो लाइमन में ट्रांजिशन नहीं हुआ। सर कैसे पता चला, अरे जब लाइट इलेक्ट्रॉन 1 पे आया ही नहीं तो यूवी में कहां से आएगा, इलेक्ट्रॉन जब 2 पे आया ही नहीं तो बामर में कहां से आएगा, और विजुअल का मतलब क्या होता है, बामर। क्लियर। उसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछा है नंबर ऑफ लाइंस इन पास्टन रीजन। अपने से पास्टन रीजन पूछा है, तो पास्टन के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां आना पड़ेगा, n बराबर 3 पर। पास्टन के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना पड़ेगा n बराबर 3 पर। इलेक्ट्रॉन कहां से गिर रहा है, 6 से। अब 3 पर टोटल कितने पास्टन आएंगे, तो ये जो सवाल हुआ जब किसी सीरीज का पूछ रहा है, किसी पर्टिकुलर सीरीज का, तो सीरीज लाइन का फॉर्मूला क्या है, n2 माइनस n1। मतलब क्या होगा, 6 माइनस 3 बोले तो 3। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लाइंस इन ब्रैकेट रीजन। अब ब्रैकेट के लिए इलेक्ट्रॉन कहां गिरना होगा बच्चों, 4 पर। तो ये भी किसका सवाल हुआ, सीरीज लाइन का। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n2 माइनस n1। कहां से गिर रहा है, 6 से। किस सीरीज की बात हो रही है, ब्रैकेट की, तो कहां पे गिरना चाहिए, 4 पे। तो 6 माइनस 4 2। इस सवाल में आपसे पूछा गया फर्स्ट पार्ट में टोटल लाइन और अगले पार्ट में सीरीज लाइन। तो यही मैंने सिखाना चाहा कि कब अपने को सीरीज लाइन बताना है, कब अपने को स्पेक्ट्रल लाइन बताना है। ठीक है। नंबर ऑफ लाइंस इन पी फंड रीजन। फंड रीजन तो याद करो क्या होता है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन के लिए 1 पर, बामर के लिए 2 पर, पास्टन के लिए 3 पर, ब्रैकेट के लिए 4 पर, फंड के लिए 5 पर। तो अब इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा, 5 पर। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। क्लियर। 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 1। राइट बॉटम में मत लिखिए, ओके बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी मैंने इस सवाल के माध्यम से आपको बताया कब आपको लगाना है सीरीज का फॉर्मूला, कब आपको लगाना है टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला। इज दिस क्लियर। तो ये तो था सवाल करने का टाइप नंबर 1, कब टोटल लगाना है, कब अपने को स्पेक्ट्रल लगाना है। यहीं पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज रिडबर्ग फॉर्मूला।
सर ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन किसी एक्साइटेड स्टेट N2 में है। जब ये N2 से N1 में आएगा, कहां से कहां आएगा, N2 से N1। जब ये N2 से N1 में आएगा, मतलब जब ये ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर, ठीक है साहब। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी को घटाएगा। एनर्जी को घटाने के लिए एनर्जी का एमिशन करेगा। वो जो एमिशन करेगा वो ईएम वेव के रूप में होगा। ईएम वेव में एक फोटोन होगा। क्या होगा, फोटोन। ये जो फोटोन है, क्या है ये, फोटोन। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो ये जो ईएम वेव आई है, इसमें जो फोटोन है, इस फोटोन की जो एनर्जी है, किसकी एनर्जी की बात हो रही है, सर फोटोन की। फोटोन कहां से आ रहा है, सर एमिशन में आ रहा है। एमिशन क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डीएक्साइटेशन हुआ है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पर आया है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो ये जो फोटोन आया है, इस फोटोन की एनर्जी, लिसन केयरफुली, यहीं पे बच्चों को डाउट आता है, इस फोटोन की एनर्जी एनर्जी गैप के बराबर होगी। एनर्जी गैप के बराबर होगी। एनर्जी गैप के बराबर होगी। द अमाउंट ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द एनर्जी गैप। अच्छा, मतलब जब फोटोन, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो जो एनर्जी एमिट हुई, आपने क्या सोचा था, जितने का गैप है उतनी ही एमिट होगी, ना तो थोड़ा ज्यादा ना तो थोड़ा कम। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि सर वो जो ईएम वेव एमिट हुआ है उसका वेवलेंथ कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। यार वेव है तो वेव की वेवलेंथ तो है ना, वेव है तो वेव की वेवलेंथ है, तो फ्रीक्वेंसी है तो वेव नंबर है, वो सारी चीजें, वो कितना है, अब ये पता कैसे करें। तो अपन ने क्या सोचा, सर वो जो भी फोटोन है उसकी जो एनर्जी है एनर्जी गैप के बराबर है। और हम सब जानते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से कि जो एनर्जी होता है वो hc बाई लैम्डा होता है। यार अगर मुझे ये एनर्जी मिल जाए तो मैं hc बाई लैम्डा से लैम्डा निकाल लूंगा। हाँ तो चलो एनर्जी पता करते हैं। अब अपने को कंसेप्ट पता है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो एनर्जी गैप के बराबर है। तो एनर्जी गैप जो डेल्टा ई होगा वो कितना होगा, वो होगा E2 माइनस E1। अरे हाँ या ना, बिल्कुल होगा। ये डेल्टा ई है क्या, एनर्जी गैप। और ये जो एनर्जी गैप है यही किसके बराबर है, सर यही फोटोन की एनर्जी के बराबर है। तो बोलते तो फोटोन की एनर्जी है, पर अपने को न्यूमेरिकल में समझना है वो एनर्जी न्यू एनर्जी गैप है। तो जो एनर्जी गैप है वो कितना है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर है। और फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, hc बाय लैम्डा। मतलब मैं कह सकता हूं hc बाय लैम्डा इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन n 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, ये है h इंटू सी, एक कांस्टेंट वैल्यू, ये है 13.6, एक कांस्टेंट वैल्यू। बस फर्क कितना है, ये ईवी में है। ये जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर पर एन स्क्वायर, ये ईवी में होता है ना यार। तो जब आप सभी को एक यूनिट में लेकर आएंगे, है ना, एक यूनिट में लेकर आए, तो फॉर्मूला होगा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच सी अंडर ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर। तो 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा ये आ गया अपने पास 13.6 अपॉन एच सी। ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को एक यूनिट में रखते हैं, मतलब 13.6 को जूल में कन्वर्ट कर दो, एच को भी जूल में रख दो, सी को भी मीटर पर सेकंड है, इन सबको एक यूनिट में रखो। अब सी को जो है वो सेंटीमीटर में ले लो। तो इस पूरे कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसे ले सकते हैं 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला है अपने पास बन गया 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर, इस पूरे को अपने क्या बोल दिया, आर दैट इज रिडबर्ग कांस्टेंट into z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। लो आप बन गए साइंटिस्ट, आपके सामने आ गया रिडबर्ग फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का नाम है रिडबर्ग फॉर्मूला। क्या नाम है, रिडबर्ग फॉर्मूला। अब ये जो रिडबर्ग फॉर्मूला आया बच्चों, that is rz square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। Listen carefully, इस फॉर्मूले की मदद से आप
उस एमिटेड फोटोन का, उस एमिटेड रेडिएशन का, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ निकाल सकते हैं। बच्चा जल्दबाजी में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करता है तो 1/लैम्डा को ही वेवलेंथ मान लेता है। बेटा ये 1/लैम्डा है, लैम्डा नहीं है। जब आपको लैम्डा निकालना होगा तो जो भी नंबर आएगा उसका उल्टा करोगे तब लैम्डा मिलेगा। ठीक है साहब। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू r z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। उसको सॉल्व करते हैं तो अपने को निकालना होता है लैम्डा। तो लैम्डा के लिए सुनना ध्यान से, लैम्डा जब करोगे 1/लैम्डा बराबर क्या था, r z स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। जब लैम्डा लिखोगे तो क्या होगा, 1/r होगा नहीं होगा, और बाकी सारा टर्म। तो 1/r की वैल्यू आपको याद रखनी है ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए, सवाल जल्दी बन जाए। 1/r की वैल्यू होती है 912 एंगस्ट्रॉम। 912 एंगस्ट्रॉम ओनली फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको याद रखना है। ठीक है सर। तो अपने को याद रखना है सबसे पहले कि भैया रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है, फिर अपने को याद रखना है कि रेडबर्ग फॉर्मूला में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, फिर अपने को याद रखना है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए 1/r हम एंगस्ट्रॉम में कितना मान लेंगे, 912। स्वाभाविक सी बात है, जब 1/r 912 एंगस्ट्रॉम है तो इससे जो लैम्डा निकलेगा वो भी एंगस्ट्रॉम में ही निकलेगा। इससे जो लैम्डा निकलेगा वो भी किसमें निकलेगा, एंगस्ट्रॉम में। अब इसी फॉर्मूले को आप कई अलग अलग अंदाज में देख सकते हैं। जैसे अपने को याद है 1/लैम्डा। अब हम सब जानते हैं कि जो एनर्जी एमिट होगी वो ईएम वेव है, और किसी भी ईएम वेव के लिए C बराबर न्यू इंटू लैम्डा हमेशा सही है। C बराबर न्यू इंटू लैम्डा हमेशा सही है। ये कहने का मतलब है कि आप कह सकते हैं सर यार जो फ्रीक्वेंसी है वो C/लैम्डा है। मतलब इसे आप ऐसा भी कह सकते हैं C इंटू 1/लैम्डा फ्रीक्वेंसी है। मतलब 1/लैम्डा को अगर C से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। मतलब आर जेड स्क्वायर को C से मल्टीप्लाई कर दें क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो जब कभी फ्रीक्वेंसी निकालना हो ऐसे निकाल लेना, जब कभी लैम्डा निकालना हो ऐसे निकाल लेना। आप सब जानते हैं 1/लैम्डा बराबर क्या होता है, वेव नंबर। तो जो 1/लैम्डा आया, ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा वास्तव में ये वेव नंबर का भी तो फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूले की मदद से आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, आप वेव नंबर निकाल सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक वेव के जो गुण होते हैं, एक वेव की जो प्रॉपर्टी होती है, वो तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर कर सकते हैं, बस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब न्यूमेरिकल आता है तो उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होते हैं, राइट। अपने को पहले वो टेक्निकल टर्म समझना पड़ेगा। मतलब न्यूमेरिकल सरल भाषा में नहीं आता, ऐसे नहीं आएगा एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे गिरा, ऐसे नहीं आएगा। वो कुछ टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, वो कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता है। तो अपने को टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी और दिमाग में रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला टर्म आता है फर्स्ट लाइन। जैसे मैंने कहा किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन, किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन कहने का मतलब है किसी भी सीरीज का, लेट्स से लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन को तो एक न एक दिन 1 पर ही आना है। पर सवाल कह रहा है फर्स्ट लाइन, मतलब इलेक्ट्रॉन को 2 से ही 1 पर आना है। अगर सवाल कहता बामर सीरीज, मतलब एक न एक दिन इलेक्ट्रॉन को 2 पर आना है। सवाल है कहां से आना है। अगर सवाल कहता फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन या अल्फा लाइन, सवाल कहता फर्स्ट लाइन या स्टार्टिंग लाइन या इनिशियल लाइन या अल्फा लाइन, अच्छा मतलब इसे जस्ट ऊपर वाले से आना है, मतलब 3 से 2 पर आना है। सर क्या ऊपर से नीचे आना है, बेटा जो ऊपर से नीचे आएगा तभी ना एनर्जी एमिट होगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये सारी बातें एमिशन की चल रही, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हम लोग पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन कब होगा, जब ऊपर से नीचे आएगा। क्लियर, ठीक है साहब। तो यहां का मतलब है फर्स्ट लाइन का मतलब है कि जो ट्रांजिशन हुआ है वो हमेशा एक गैप छोड़ के हुआ है। क्लियर, वहीं पर एक टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन। लास्ट लाइन और लिमिटिंग लाइन और मार्जिनल लाइन किसी भी सीरीज में, लेट्स से लाइमन सीरीज मतलब n = 1, किसी भी सीरीज में
जब सवाल आपसे कहेगा लास्ट लाइन किसी भी सीरीज में, अभी मैंने एग्जांपल लिया लायमन सीरीज का, किसी भी सीरीज का जो लास्ट लाइन है, ये कहने का मतलब है जो ट्रांजिशन हुआ n बराबर इनफाइनाइट से 1 पर हुआ, n बराबर इनफाइनाइट, सच में ये कहने का मतलब है कि वहां से जब यहां गिरेगा तो ये जो ट्रांजिशन है ना, इसे अपन बोलेंगे लास्ट लाइन। ये टेक्निकल भाषा है, ये टेक्निकल वर्ड्स है, आपको सांकेतिक भी कह सकते हो। मैंने कहा बामर सीरीज का लास्ट लाइन क्या होगा, अच्छा बामर सीरीज का लास्ट लाइन पूछा है, तो बामर सीरीज का लास्ट लाइन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो इनफाइनाइट से 2 पे हुआ। अब आपको समझना पड़ेगा कि इंफिनिटी से 2 पे हुआ का मतलब यह है कि जब इंफिनिटी से गिरेगा वो लास्ट लाइन में आएगा। अब सीरीज कौन सी वो देख लो, लाइमन है तो इंफिनिटी से 1 पर, बामर है तो इंफिनिटी से 2 पर, पास्चर है इंफिनिटी से 3 पर, ब्रैकेट है इंफिनिटी से 4 पर एंड सो ऑन। फर्स्ट लाइन बोला तो जस्ट एक ऊपर वाले से गिराना है, क्लियर। लास्ट लाइन बोला तो 7 से गिराना है, सिंपल सी बात है। सेकंड लाइन बोला तो सर वो सेकंड वाले से गिराना है, कितना आसान है यार। मैंने आपसे कहा सेकंड लाइन, एक नया शब्द आपके सामने रख दिया, अच्छा सेकंड लाइन है सर, सेकंड लाइन किसकी, लाइमन की, बामर की, पास्चर की, ब्रैकेट की, फर्ड की, हम बामर की, अच्छा बामर की है मतलब गिराना तो 2 पर है। अब कहां से गिराना है, अच्छा सेकंड लाइन बोले हैं तो जस्ट ऊपर से गिरेगा तो फर्स्ट लाइन, एक छोड़ के गिरेगा तो सेकंड लाइन। सर n बराबर 3 से n बराबर 2 का जो ट्रांजिशन होगा, वो जो ट्रांजिशन होगा वही बामर का सेकंड लाइन होगा। और जो सेकंड लाइन होता है उसे हम लोग बोलते हैं बीटा लाइन। क्या बोलते हैं, बीटा लाइन। तो मैं आपसे सवाल बोलूं सेकंड लाइन ऑफ बामर और बीटा लाइन ऑफ बामर, आप समझ जाएंगे अच्छा अपने से बीटा लाइन की बात कर रहा है, मतलब जो ट्रांजिशन है वो 4 से 2 पे कराना है। तो सवाल आपसे बोले फर्स्ट लाइन मतलब हेलो, आवाज आ रही है क्या, अभी आवाज क्लियर है क्या, अभी साउंड क्लियर है क्या? ओके ओके, वीडियो भी क्लियर है अब, ठीक है अब, ठीक है चलिए। ओके, तो मैं कह रहा था जब कभी न्यूमेरिकल बोलेगा किसी भी सीरीज का फर्स्ट लाइन या अल्फा लाइन, तो अल्फा लाइन का मतलब है गैप एक का, मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइमन सीरीज का अल्फा लाइन, ये टर्म्स है ना, ये सांकेतिक भाषा है जिसके रूप में न्यूमेरिकल्स में सवाल आते हैं। मैंने कहा लाइमन सीरीज का, सुनो सुनो, लाइमन सीरीज का अल्फा लाइन, अच्छा अल्फा लाइन है मतलब गैप एक का है। अब कौन सा सीरीज है, लाइमन सीरीज, तो कहां गिरेगा इलेक्ट्रॉन, 1 पे। सवाल ये नहीं होता कहां गिरेगा, ये तो हमें पता होता है कहां गिरेगा नाम से। लाइमन बोल दिया तो पता है कहां गिरेगा, बामर बोल दिया तो पता है कहां गिरेगा, पास्चन बोल दिया तो पता है कहां गिरेगा। सवाल ये नहीं कहां गिरेगा, सवाल ये है कहां से गिरेगा। तो कहां से गिरा के लिए आपको हिंट देता है, क्या देगा आपको, हिंट देगा। जैसे अल्फा लाइन बोला, अब अल्फा लाइन बोला तो इसका मतलब क्या है,
अपने को कहां से कहां गिराना है, अपने गिराना है n बराबर 2 से n बराबर 1 पे, ठीक। बीटा लाइन बोला मतलब गैप 2 का, गामा लाइन बोला मतलब गैप 3 का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अल्फा लाइन का मतलब है गैप 1 का, बीटा लाइन का मतलब है गैप 2 का, गामा लाइन का मतलब है गैप 3 का। इसी के साथ में यहां पे एक टर्म और इस्तेमाल होता है, वो टर्म इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट लाइन। जैसे मैंने बोला फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन का मतलब है जो ट्रांजिशन हुआ वो एक छोड़ के हुआ। एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी एना होगा और लैम्डा उतना छोटा होगा। कहा तो एनर्जी ज्यादा है, पर जैसा मैंने कुछ देर पहले बताया था बेटा वो एनर्जी नहीं एनर्जी गैप होता है। कहा तो एनर्जी जाता है पर वो एनर्जी नहीं एनर्जी गैप होता है। तो इसको आप ऐसे समझो कि एनर्जी गैप जितना छोटा होगा, एनर्जी गैप जितना छोटा होगा, सुन रहे हो क्या, एनर्जी गैप जितना छोटा होगा, एनर्जी लैम्डा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब एनर्जी गैप छोटा तो लैम्डा मैक्सिमम, एनर्जी गैप छोटा तो लैम्डा मैक्सिमम, एनर्जी गैप बड़ा तो लैम्डा मिनिमम, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अपन ने कहा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले से गिरा। स्टार्टिंग लाइन का मतलब है इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर वाले से गिरा। तो जस्ट ऊपर से गिरा ना बेटा, तो गैप मिनिमम है। जब गैप मिनिमम होगा, जब गैप मिनिमम होगा तो लैम्डा मैक्सिमम होगा, पर एनर्जी मिनिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा। इन द सेम वे जब सवाल आपसे बोलेगा लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन मतलब बिल्कुल इनफाइनाइट से गिरा, इन्फिनिटी से गिरा। तो इन्फिनिटी से मान लो 1 पे गिरा, तो गैप क्या होगा बच्चों मैक्सिमम होगा। जब गैप मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, पर लैम्डा मिनिमम होगा। तो कभी कभी सवाल बोलता है व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पूछा है, इसका मतलब जो एनर्जी गैप है वो मैक्सिमम रखना है। सवाल बोलेगा मिनिमम लैम्डा, क्या बोलेगा मिनिमम लैम्डा, मतलब लैम्डा मिनिमम रखना है, मतलब एनर्जी मैक्सिमम रखना है। एनर्जी मैक्सिमम रखना है का मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम रखना है। जैसे मैंने कहा लायमन सीरीज में आप सबको जवाब देना है, लायमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां हो, आप सबको जवाब देना है। लायमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां हो, ट्रांजिशन कहां से कहां हो कि एमिटेड रेडिएशन, कि एमिटेड रेडिएशन, लायमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां हो कि एमिटेड रेडिएशन की लैम्डा मिनिमम हो, एमिटेड रेडिएशन का लैम्डा मिनिमम हो। लायमन सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां हो कि एमिटेड रेडिएशन का लैम्डा मिनिमम हो। लैम्डा क्या करना बच्चों अपने को मिनिमाइज, लैम्डा मिनिमम करना है मतलब एनर्जी मैक्सिमम करना है। तो यार लायमन सीरीज में गिरेगा तो 1 पे, अब कहां से गिरा है कि मैक्सिमम एनर्जी हो, सर इन्फिनिटी से गिराइए ना, इन्फिनिटी से 1 पे, जो इन्फिनिटी से 1 होगा उसका एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, मतलब सर यहां एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा मिनिमम, लैम्डा कम। बिल्कुल सही, इसे आप लास्ट लाइन भी कह सकते हैं। इसी चीज को समझने के लिए आप सबके सामने एक छोटा सा सवाल है। अब हम इन्हीं कंसेप्ट्स को सवालों शुरू करते हैं। सबसे बेसिक सवाल आपके सामने है, धीरे धीरे हम सवालों का लेवल बढ़ाते चलेंगे। आप सबके सामने पहला सवाल, अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, सभी लोग आंसर देंगे। अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज है मतलब इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो 2 पर। सवाल है कहां से गिरेगा, बामर सीरीज है मतलब गिरेगा तो 2 पर। सवाल है कहां से गिरेगा, तो अल्फा लाइन बोला है मतलब गैप 1 का रखना है, मतलब n बराबर 3 से n बराबर 2 का जो ट्रांजिशन होगा वही अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज होगा। क्या बात है। बीटा लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, आपको याद करना होगा लायमन बामर पास इन ब्रैकेट 1 2 3 4। बीटा लाइन ऑफ ब्रैकेट है, बीटा लाइन है मतलब गिराना तो 4 पे है। सवाल है कहां से गिराना है, तो गैप कितने का रखना है 2 का, अल्फा बीटा गामा, गैप 1 का, गैप 2 का, गैप 3 का, मतलब कहां से कहां रखना है n बराबर 6 से n बराबर 4, n बराबर 6 से n बराबर 4, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है गामा लाइन। अब गामा लाइन कैसे निकाले, गामा लाइन किसका बोला है लायमन का, तो गिराना तो इलेक्ट्रॉन को n बराबर 1 पर ही है। सवाल है कहां से गिराना है, तो गामा बोला है मतलब गैप 3 का रखना है, 2 से 1 1 का गैप, 3 से 1 2 का गैप, 4 से 1 3 का गैप। सर 3 का गैप मतलब n बराबर 4 से n बराबर 1, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, 4 - 1 3, 6 - 4 2, तो गैप ऐसे भी आप देख सकते हो।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप समझ गए कि इन शब्दों को कैसे इस्तेमाल करना है। आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। इसके ऑप्शन दे दूं क्या? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। इसके ऑप्शन है 6, 10, 7, 8। जिन बच्चों को सवाल समझ में नहीं आया, पहले उनको मैं सवाल समझा देता हूं। एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है, वो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ। वो nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हुआ, राइट? कहां से कहां हुआ? nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो कई सारे रेडिएशंस को एमिट करेगा, कई सारे लाइंस को एमिट करेगा। तो सवाल में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन। तो सबसे पहले आप टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला लगाइए। वो क्या होगा? n2 माइनस n1 अंडर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 बाई 2। हाँ या ना? ये अपने सामने फॉर्मूला होगा। अब टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितना दे रखा है बच्चों? 21। सिंपली सॉल्व करो ना यार। n1 की वैल्यू दे रखा है फर्स्ट ऑर्बिट, n2 पता करना है। यार सबका आंसर चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, आप सभी मुझे बताएंगे। बहुत आसान है। 21 इक्वल टू n माइनस 1 अंडर ब्रैकेट n अपॉन 2। इसे सॉल्व नहीं कर लोगे यार? कितना आ रहा है ये? n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू 42। आप चाहे तो ऑप्शन रख के सीधे सेटिस्फाई कर लो, आप चाहे तो ऑप्शन रख के सीधे सेटिस्फाई कर लो, या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप इसमें 7 की वैल्यू रखें, 7 7 जा 49 माइनस 7 कितना? 49 माइनस 7 कितना? एग्जैक्टली, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छे, सभी बच्चों का आ चुका है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप सबके सामने है अगला सवाल स्क्रीन पर। A certain electronic transition from an excited to ground state of hydrogen atom gives 5 lines in UV region. How many lines does this transition produce in infrared region? आपने को बताना है इंफ्रारेड रीजन में कितनी लाइंस आई। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको सवाल समझ में नहीं आ रहा? रेज योर हैंड। सवाल को पढ़िए, समझिए, अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा? ओके, दो बच्चों ने हाथ खड़े किए हैं। मैं पहले सवाल को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप अटेम्प्ट करना। मैं देख रहा हूं लाइन से बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हर्षित बेटा सुनिएगा आप भी। एक सर्टेन ट्रांजिशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी nth स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, n बराबर 1 में आया। तो उसमें जो यूवी लाइन है वो 5 है। अब बेटा जब यूवी बोल दिया तो यूवी का मतलब समझ लो लाइमन बोला है। यार लाइमन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं ना, तो लाइमन में मतलब कितनी लाइन्स आई? 5। लाइमन सीरीज में सवाल कह रहा है, लाइमन सीरीज में टोटल 5 लाइन आई। अब अपने को सीरीज का फॉर्मूला याद है। जो सीरीज लाइंस होती हैं उनका फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1। जो सीरीज लाइंस होती हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है? n2 माइनस n1। तो लाइमन सीरीज कितना है? 5। मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो 5 इक्वल टू n2 माइनस n1। अब लाइमन के लिए n1 की वैल्यू कितनी है? 1। या लाइमन में पता नहीं इलेक्ट्रॉन कहां गिरेगा? 1। यहां से n2 कितना आ गया? 6। मतलब ये जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 6th ऑर्बिट से हुआ है। लेकिन सवाल आपसे ये नहीं पूछा कि ट्रांजिशन कहां से हुआ है, सवाल ये पूछ रहा है टोटल कितने इंफ्रारेड रेडिएशन है, टोटल कितने इंफ्रारेड रेडिएशन है। तो बच्चों याद करो, जो लाइमन होता है वो इंफ्रारेड नहीं होता, वो अल्ट्रावायलेट होता है। जो बामर होता है वो भी इंफ्रारेड नहीं होता, वो विजिबल होता है। पास्चन से शुरू हो जाता है इंफ्रारेड। लाइमन इंफ्रारेड नहीं है, बामर इंफ्रारेड नहीं है। मतलब एक पास्चन है, हेलो हेलो, एक पास्चन है,
एक ब्रैकेट है, बोलो हाँ या ना, और एक फंड है, और एक हम फ्री है। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है सर। तो चलो पता करते हैं पास्ट टेंस कितने हुए। तो यहां पे लगेगा सीरीज लाइन का फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि आप यहां पता कर रहे हो किसी सीरीज में कितनी लाइंस आई। तो पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होगा सर? वही n2 - n1। पास्ट टेंस के एंड में कितना होगा? 3 सर। 6 - 3 यहां पे, 6 - 4 यहां पे, 6 - 5 यहां पे, 6 - 6, 6 - 3 3 + 2 + 1 + 0। कितने लाइंस आई? 6 सर। टोटल 6 इंफ्रारेड रेडिएशन। टोटल 6 इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके। तो इस प्रकार से हम लोग सीरीज में टोटल कितनी लाइंस आई वो बता पाएंगे। तो आपसे मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि बेटा यहां पे जो सवाल बनते हैं वो दो तरीके के बनते हैं। एक, सबसे पहला सवाल होता है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल लाइन, जहां टोटल निकालना होता है, और दूसरा बताना होता है हमें कितनी लाइंस किसी सीरीज में आएंगी। तो अपन ने सीरीज लाइन की मदद से सवाल को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ में आया और आप सब तैयार हैं अगले सवाल के लिए। आप सब तैयार हैं अगले सवाल के लिए? क्या बात है। मैंने सिर्फ पास्ट टेंस का बना लिया था, नो प्रॉब्लम बेटा। आपसे टोटल इंफ्रारेड पूछा है तो सारे ही काउंट करने हैं, सारे ही ऐड करने हैं। ओके, आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इन हीलियम प्लस। थर्ड लाइन बोला है और लाइमन सीरीज बोला है। लाइमन सीरीज है मतलब n बराबर 1 पर तो इलेक्ट्रॉन गिरेगा, पर फर्स्ट लाइन नहीं है, सेकंड लाइन नहीं है, थर्ड लाइन है। मतलब 2 से 1 नहीं है, क्योंकि 2 से 1 क्या होगा? फर्स्ट लाइन। 3 से 1 क्या होगा? सेकंड लाइन। 4 से 1 क्या होगा? थर्ड लाइन। मतलब n बराबर 4 से n बराबर 1 का ट्रांजिशन हुआ है। आपसे वेवलेंथ पूछा है, आपसे लैम्डा पूछा है। करने का दो तरीका है, बच्चों का आंसर आ चुका है। अरे आप मुझे आंसर एंगस्ट्रॉम में बता दो यार, आपके पास आजादी है, आप मुझे आंसर एंगस्ट्रॉम में बता सकते हैं। करने का सबसे पहला तरीका, बच्चा कहता था वेवलेंथ पूछा है यार, एमिटेड रेडिएशन का वेवलेंथ पूछा है, मतलब अपन लगाते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला। अब रिडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ = r/z² into 1/n1² - 1/n2 square। हेलो, 1/n1² - 1/n2 कहां पूछे बेटा? वैल्यू तो पुट करनी है यार, ये आपसे बनना चाहिए, पूरी क्लास से बनना चाहिए। r into z², कितना? 4 into 1/n1², 1/n2², 16 - 1 15/16। कितना आसान है। तो 1/λ = r into 4 into 15/16, और सिंप्लीफाई कर लो, 4 4 जा। So 1/λ = 15 r/4। तो लैम्डा = 4/15 r। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम। वैल्यू को पुट करिए ना, 4/15 into 912 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व करके मुझे आंसर बताएंगे, पूरी क्लास का आंसर चाहिए, एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिस सवाल ना बने। एंड द करेक्ट आंसर इज 243.2 एंगस्ट्रॉम। 243.2 एंगस्ट्रॉम। लगभग लगभग। देखते हैं, ये था सवाल करने का पहला तरीका। एंड द करेक्ट आंसर इज 243.2 एंगस्ट्रॉम। सर क्या मतलब पहला तरीका? कुछ और भी तरीका है क्या? हाँ, और भी तरीका है। कैसे? सुनिएगा सुनिएगा, एक बार बता रहा हूं, फिर आगे आप सोचना। अपने से बोला है थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सबसे पहले देखो कि क्या जो गिवन सवाल है ये उस डाटा में से है जो आपको याद है। अगर आप ध्यान से देखें तो n बराबर 1, n बराबर 4। अगर ये हाइड्रोजन एटम होता, अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो आपको 1 से 4 का गैप याद है एनर्जी का। 1 से 2 का होता है 10.2, 1 से 3 का होता है 12.09, 1 से 4 का होता है 12.75। यस और नो? तो 12.75 गैप है किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। पर सवाल हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? हीलियम की। तब क्या कहेंगे? Ez = EH into Z²। यस और नो? एनर्जी गैप की बात कर रहा है, डेल्टा लगा दो। तो इसके लिए जो डेल्टा ई होगा वो कितना होगा? 12.75 into 4। ठीक, ये एनर्जी गैप है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो जो फोटोन एमिट होगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी गैप के बराबर ही तो होगी ना यार। मतलब वो जो फोटोन है उसकी जो एनर्जी है और जो फोटोन की एनर्जी होती है वो hc/λ होती है। एक बात तो पक्की है, वो जो hc/λ है वो 12.75 into 4 के बराबर है।
क्लियर क्लियर। तो अब अपने को यहाँ पे एससी की वैल्यू पुट करनी है, तो आप देख सकते हैं लैम्डा हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एससी अपॉन 12.75 इंटू 4। अब डिपेंड करता है आप आंसर किसमें निकाल रहे हो। ये जो आपने रखा 12.75 इंटू 4 ये ईवी में रखा, तो एससी भी किसमें रखोगे, ईवी में। आपको मैंने ट्रिक बताया था लैम्डा इक्वल टू 12400 अपॉन, कुछ याद आ रहा है क्या, सॉरी, एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो एससी की वैल्यू कितनी, 12400 अपॉन 12.75 इंटू 4। इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 243.2 के आसपास आसपास, क्योंकि हमने जो 12400 लिया ना वो भी अप्रॉक्स नंबर है, तो इससे एक अप्रॉक्स आंसर आएगा। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज 243.2 एंगस्ट्रॉम। एक बच्चे ने कहा सर हम दोनों तरीके सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें। देखो बेटा, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आप हमेशा ये तरीका लगाएं, ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप हमेशा ये तरीका लगाएं। मैं आपको दोनों तरीके बता के दोनों सोचने का एंगल बता रहा हूं। अपने को हमेशा ना तो ये लगाना है ना तो ये लगाना है, अपने को सवाल में मौका देके चौका लगाना है। किसी सवाल में ये तरीका बहुत आसानी लगता है, देखने में बताऊंगा, और किसी सवाल में ये तरीका लगता है। तो जब आप सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा जो इजी डाटा वाला है उसमें से तुरंत ये कर लो, जहां थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो मत ये लगाओ यार, इस तरीके से करो। इज दिस क्लियर। तो ये दोनों तरीके बता के एक सोचने का आपको एंगल देना है, आपकी थॉट प्रोसेस को इंप्रूव करना है। वो कैसे कैसे लगाना है वो आप सवालों के साथ सीखते जाएंगे। आप सबके सामने है स्क्रीन पर अगला सवाल। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम find the ratio of the lambda minimum of Lyman and Balmer series। अपने को रेशियो बताना है किसका, लैम्डा मिनिमम का, किसमें, लाइमन और बामर सीरीज का। अब आपको सबसे पहले लैम्डा मिनिमम का मतलब समझना होगा। लैम्डा मिनिमम का मतलब वेवलेंथ, मिनिमम का मतलब एनर्जी मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम का मतलब एनर्जी गैप मैक्सिमम। अपने को एनर्जी गैप मैक्सिमम चाहिए। क्लियर। अब सोचो कि कहां से कहां ट्रांजिशन हो कि एनर्जी गैप मैक्सिमम हो, कहां से कहां ट्रांजिशन हो कि एनर्जी गैप मैक्सिमम हो। बिल्कुल सही, बच्चों ने सोच लिया अरे सर लाइमन के लिए जब ट्रांजिशन n बराबर इंफाइनाइट से n बराबर 1 पर होगा तो एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा। सर बामर के लिए जब ट्रांजिशन n बराबर इंफाइनाइट से n बराबर 2 पे होगा तो एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा, लैम्डा मिनिमम होगा। ठीक है सर, पर सवाल अपने से ये थोड़ी पूछा है, सवाल पूछा है लैम्डा। बच्चों हम सब जानते हैं एनर्जी E बराबर एससी बाई लैम्डा, मतलब हम सब जानते हैं लैम्डा बराबर एससी बाई ई। क्लियर है क्या, हाँ ठीक है साहब। मतलब ये जो E है ये है क्या, ये फोटोन की एनर्जी है। तो जो फोटोन की एनर्जी होती है, अरे वही तो एनर्जी गैप के बराबर होती है। जो फोटोन की एनर्जी होती है वही तो एनर्जी गैप के बराबर होती है। मेरा कहने का मतलब है कि चलो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग लैम्डा निकाल लेते हैं लाइमन के लिए, डेल्टा ई निकाल लेते हैं लाइमन के लिए। तो लाइमन का डेल्टा ई कितना है सर, इंफिनिटी से 1। अगर हाइड्रोजन एटम है तो इंफिनिटी से 1 का गैप कितना है, 13.6। अरे समझ में आ रहा है क्या, अगर हाइड्रोजन गैप है, अगर हाइड्रोजन एटम है तो लाइमन में 1 से इंफिनिटी गैप कितना है, 13.6। ठीक है क्या, ठीक है साहब। अगर बामर की बात करें तो 2 से इंफिनिटी गैप कितना, 2 पे एनर्जी कितनी होती है 3.4, इंफिनिटी पे कितना 0, तो कितने का गैप है 3.4 का, तो कितना होगा ये 3.4। हेलो, ये बामर की एनर्जी आ गई, ये लाइमन की आ गई। सवाल हमसे एनर्जी नहीं पूछा है, सवाल हमसे लैम्डा पूछा है। सर किसका पूछा है, लाइमन और बामर का रेशियो। तो लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा बामर इज इक्वल टू, लैम्डा एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, Hc upon energy of Lyman into Hc upon energy of Balmer। Hc कैंसिल हो जाएगा, बामर एनर्जी कितनी 3.4 अपॉन 30.6 आएगा। सॉल्व करोगे आंसर 1:4 आएगा। ये सारा जो चक्कर मैंने बताया ये आपको समझाने के लिए बताया, जब किसी बच्चे को तरीका आता है ना तो सीधे लिखता है 3.4 अपॉन 30.6 एंड द करेक्ट आंसर इज 1:4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेशियो आया वो आया 1:4। क्लियर, ये सवाल करने का एक तरीका। इसी सवाल को आप रिडबर्ग फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो रिडबर्ग फॉर्मूले से आपके सामने मेथड है, लाइमन के लिए लैम्डा मिनिमम मतलब 1 से इंफिनिटी एंड सो ऑन। तो इसे आप चाहे रिडबर्ग फॉर्मूले से करें या इसे आप चाहे जैसा मैंने बताया वैसे करें। तो मैं फिर कहूंगा, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा पहला तरीका लगाए, हमेशा दूसरा तरीका लगाए। आप प्रैक्टिस करते करते सीख जाएंगे, आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगी, आप समझ जाएंगे अपने को कब कौन सा तरीका लगाना है।
कभी ये फॉर्मूला जल्दी लगता है तो कभी वो एनर्जी गैप वाला तरीका जल्दी लगता है। हाँ, जिसको जो आसान पड़े। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। मैंने क्या कहा, ये दोनों तरीके बता के आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस दिया बेटा। नाउ यू आर फ्री टू डिसाइड विच मेथड यू वांट टू चूज। चलिए करते हैं अगला सवाल, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। फाइंड द रेशियो ऑफ wavelength of first line of Lyman series in lithium 2 plus and first line of Lyman series in hydrogen atom. क्या बात है, बहुत सारे बच्चों का लाइन से सही जवाब आ रहा है। वेल डन, बहुत अच्छे। And the correct answer is 1:9. And the correct answer is 1:9. is 1:9। सबसे पहले सही जवाब देने वाला बच्चा है जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया, आशुतोष व्यास ने। बहुत अच्छे बेटा, क्या बात है। आप सबके सामने सॉल्यूशन है। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, जिसको ये सॉल्यूशन समझ में नहीं आया? बहुत अच्छे, क्या बात है सर। कैलकुलेशन में टाइम लगता है बेटा। मैं आपको क्लास में जितने प्रॉब्लम करा रहा हूं, क्लास के बाद इन सवाल को आपको दोबारा करना होता है। क्लासेस में जो सवाल कराए उनसे आपका कंसेप्ट बनाना होता है, उनसे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम की वैरायटी से अवगत कराना होता है। उसके बाद आप उसे फिर से करो ना, फिर देखो आप कैसे सुधरोगे। एक ही चीज को एक ही जगह से कई बार पढ़ें। ऑलराइट, तो आप सबके सामने आंसर है 1:9। ठीक है, ये जो सवाल है इसे अपन ने सिंपल रिडबर्ग फॉर्मूले से किया है, और रिडबर्ग फॉर्मूले की मदद से अपन ने फॉर्मूला लगाया 1/λ=RZ²। पानी गंदा है, देखिए ना कितना गंदा आ रहा है, इसे बदल दीजिए। बहुत अच्छे, आप सबके सामने ये सवाल डिस्कस करूं क्या मैं बच्चे? ये सवाल में डिस्कस करूं क्या? हाँ, इसमें एनर्जी के फॉर्मूले जल्दी कहो। बहुत अच्छे यार, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। देखते हैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले कौन देता है। सबसे पहले कौन देता है? बढ़िया सवाल। अब इस सवाल में आपको समझ में आएगा कि अपन किस तरीके से जल्दी करें। Which transition in the hydrogen atom would have the same wavelength as the beta line transition of Balmer series in helium plus? कुछ बच्चों को लगता है आंसर याद है और इसी वजह से उन्होंने गलत जवाब दिया। सबसे पहले सही जवाब देने वाला बच्चा है हर्षित कुमार। बेटा तुक्का मारा है क्या हर्षित? ओके, जब हम ईमानदारी सवाल सॉल्व करते हैं तो कितना बड़ा नो लिखते हैं। नो सर, ये मैंने खुद सॉल्व किया है। ओके ओके बेटा, बहुत अच्छे, शानदार। आपने सबसे पहले सही जवाब दिया। आज कुशल मंगल से भी पहले हर्षित ने सही जवाब दिया। ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। पहले कई बच्चों ने आंसर दिया पर उनका जो आंसर आया वो गलत आया। चलिए, बहुत अच्छे बेटा, बहुत ही आसान सवाल है। देखो सवाल कह रहा है, which transition the hydrogen atom would have the same wavelength as the beta line transition of Balmer in helium plus? मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरे, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन करे, कहां से कहां ट्रांजिशन करे कि उसकी जो वेवलेंथ है वो हीलियम प्लस में बीटा लाइन ट्रांजिशन के बराबर हो बामर सीरीज में।
अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं। बामर सीरीज है मतलब n बराबर 2 पर तो गिराना है। अब बीटा लाइन है मतलब 3 से 2 नहीं, अपने को 4 से 2 पर गिराना है। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो 4 से 2 पर कराना है। तो जो 4 से 2 का ट्रांजिशन है, इसके बीच का जो एनर्जी गैप है भाई, यही एनर्जी गैप जब हाइड्रोजन में देखा जाएगा, वो जहां पे बराबर होगा वही आंसर होगा। अगर वेवलेंथ सेम है बेटा, तो एनर्जी भी तो सेम है ना यार, तो एनर्जी गैप भी तो सेम है ना। मतलब अपने को यह सोचना है कि हीलियम प्लस में 2 से 4 का जितना एनर्जी गैप होता है, 2 से 4 का जितना एनर्जी गैप होता है, उतना ही एनर्जी गैप हाइड्रोजन में कहां होता है। तो चलो पता कर ले कि हीलियम में 2 से 4 का गैप यहां कितना होता है। हेलो हेलो हेलो, सवाल हमसे कह रहा है कि कहां से कहां ट्रांजिशन हो कि हीलियम में बीटा लाइन का जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन के लैम्डा के बराबर हो। ठीक है, तो कैसे करें? अब अपन 4 से 2 का गैप पता करते हैं। चलो हाइड्रोजन को याद करते हैं। हाइड्रोजन में आपको 1 की, 2 की, 3 की, 4 की एनर्जी याद है। मैंने 1 से 2 याद कराया, 1 से 3 याद कराया, 1 से 4, 1 से 5 याद कराया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 याद कराया, लेकिन 2 से 4 नहीं याद कराया। तो आपको याद है 2 से 3 कितना होता है? सर 1 से 2 होता है 10.2, 2 से 3 होता है 1.89, 3 से 4 होता है 0.66। मतलब जो 2 से 4 का गैप है, एनर्जी जो 2 से 4 का गैप है वो कितना होगा? 1.89 प्लस 0.66। बोलो हाँ या ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आएगा बताओ? सॉल्व करने पे कितना आएगा? 2.55। ये कितना आएगा सॉल्व करने पे? 2.55। तो अपने पास एनर्जी गैप कितनी आएगी? 2.5। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। पर ये हाइड्रोजन एटम नहीं है सर, तो क्या हुआ? हमें हाइड्रोजन का याद है तो दुनिया में किसी भी एटम का याद है। तो एनर्जी फॉर हीलियम प्लस इज इक्वल टू हाइड्रोजन का 2.55 इंटू 4। बच्चों मल्टीप्लाई करो, बताओ ये कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करिए, बताओ ये कितना आ रहा है। 2.55 इंटू 4, बताओ ये कितना आ रहा है। एग्जैक्टली ये आ रहा है 10.2। अरे बताओ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी गैप 10.2 कहां से कहां होता है? हाइड्रोजन एटम में 10.2 का गैप कहां से कहां होता है? सर 2 से 1। अरे जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे गिरेगा तो वहां वही वेवलेंथ मिलेगा जो हीलियम में 4 से 2 पर मिलेगा। कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, कितनी आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। बस हमें याद था एनर्जी गैप। ठीक है, बस हमें याद था एनर्जी गैप। एग्जैक्टली। अब सर इस सवाल को क्या हम फॉर्मूले से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। तो अगर आपको फॉर्मूले से इसका सोल्यूशन देखना है तो जरा देखेंगे इसका सोल्यूशन फॉर्मूले से। हम लोग देखेंगे जरा। भाई सेम वेवलेंथ होना चाहिए, मतलब सेम वेव नंबर होना चाहिए, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ हीलियम। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी बराबर न्यू टू लैम्डा है ना, तो न्यू क्या है? सी बाई लैम्डा। मतलब सी से मल्टीप्लाई इधर कर दो, इधर भी कर दो, तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वेट कर दो, यहां से भी आपके पास 1 और 2 आ जाएगा। चॉइस आपकी है, आप कैसे करना चाहेंगे। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। सब लोग जल्दी से करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, ये मेथड बता के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बेटा कभी कभी पहला मेथड जल्दी लग जाता है तो कभी कभी दूसरा लग जाता है। अपने को दोनों मेथड ही आने चाहिए, वो प्रॉब्लम के साथ इंप्रूव होता जाएगा। आपके सामने सवाल है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द पास्चन सीरीज इन हीलियम प्लस to the maximum frequency of the Balmer series in lithium 2 plus. Okay, minimum frequency of the Paschen series and maximum frequency of the Balmer series. आपके लिए हिंट है, energy is proportional to frequency. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया। जो बोला है सबसे पहले एनर्जी गैप लिखो ना यार। आप पास्चन सीरीज की बात कर रहे हैं, एनर्जी गैप आपको याद है? कितने बच्चों को एनर्जी गैप याद है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को एनर्जी गैप याद है? रेज योर हैंड यार। कितने बच्चों को एनर्जी गैप याद है? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को एनर्जी गैप याद है? क्या बात है, स्क्रीन लाल हो गई, सबको याद है, यही तो चाहिए था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी
ऑफ द पास्ट टेंस मतलब n बराबर 3, मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोला है, मतलब मिनिमम एनर्जी बोला है, मतलब मिनिमम गैप बोला है, मतलब 4 से 3 का गैप बोला है। तो पास्ट टेंस सीरीज किसका? हीलियम का। चलो हाइड्रोजन का याद कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ कितना होता है 10.2, यहाँ कितना होता है 1.89, यहाँ 0.66। तो कितने का एनर्जी गैप होता है हाइड्रोजन के लिए? 0.66। तो फॉर हीलियम प्लस कितना हो जाएगा सर? हीलियम प्लस होगा 0.66 इंटू 4। हेलो, ये एनर्जी है, एनर्जी बराबर h इंटू न्यू है। सही कह रहा हूं मैं? ठीक है साहब। अब आते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मतलब मैक्सिमम एनर्जी गैप किसके लिए? बामर के लिए। जो रिलेट कर लेता है उसको मजा आ जाता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम एनर्जी यानी मैक्सिमम एनर्जी गैप। तो बामर है मतलब n बराबर 2। और कहां बेटा मैक्सिमम गैप? इंफिनिटी पे। कितने गैप? 3.4 का। क्लियर है क्या? पर सवाल अपने से हाइड्रोजन नहीं लिथियम 2 प्लस पूछा है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है सर? लिथियम 2 प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 3.4 इंटू 9। ये आ गया आपके पास लिथियम 2 प्लस का। सवाल आपसे पूछा है रेशियो, तो ये हो गया अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट टेंस सीरीज, फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर सीरीज। क्लियर है क्या? तो अपन लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पास्ट टेंस अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ बामर इज इक्वल टू 0.66 इंटू 4 अपॉन 3.4 इंटू 9। किस प्रकार से आप रेशियो निकाल सकते हैं? इस प्रकार से आप रेशियो निकाल सकते हैं, इस प्रकार से आप रेशियो निकाल सकते हैं। चाहे ऐसे निकाले, चाहे रेडबर्ग फॉर्मूला से निकाले, आजादी है आपके पास। तो इसका जो आंसर आता है, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज 7:81। द करेक्ट आंसर इज 7:81। ये जो आपको मैंने तरीका बताया ये एनर्जी वाला है। यहाँ पे जो प्रिंटेड है, यहाँ पे आप देखो फ्रीक्वेंसी कैसे मैंने रेडबर्ग फॉर्मूला से निकाला। ठीक है, तो रेडबर्ग फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछा है तो आर से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो दूसरा तरीका जल्दी लग जाता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती। तो अगेन आपको समझना पड़ेगा कब कहां पर कौन सा तरीका लगता है। द करेक्ट आंसर इज 7/81। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब, क्या बात है। न्यूमेरिकल करने का मन करता है क्या यार? क्या आप सबका न्यूमेरिकल करने का मन करता है? क्या आप सबका न्यूमेरिकल करने का मन करता है? बोलो हाँ सर, न्यूमेरिकल करने का मन तो करता है। वो जो बाद में कैलकुलेशन आता है ना, लगता है काश वो अपने आप आ जाता, मजा आ जाता। वो कैलकुलेशन वाला पार्ट से नहीं करना पड़े ना तो सब अच्छा लगता है। ऑलराइट, क्या बात है। ओके, चलिए आप सबके सामने स्क्रीन पर है नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, हमने अभी तक बात करी बोर मॉडल पे, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ाई सारी कहानी बोर मॉडल की थी। सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया, उसकी कुछ कमी आई, उसका एक एडवांस मॉडल आया, दैट इज रदरफोर्ड मॉडल। फिर रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमी आई, वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। फिर आता है अपने पास बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल बहुत समय तक बहुत ज्यादा वैलिड था, बहुत ज्यादा फेमस था, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ कमियां हैं। मैं फिर से कह दूं, ये बहुत बेसिक टॉपिक है, बिल्कुल थ्योरी टॉपिक है, बच्चा अपने से पढ़ता है, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि आप गलती बेसिक टॉपिक्स में ही करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बोर के जो मॉडल था, बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। आप लोग जो पढ़ते हो, आप लोग पढ़ते हो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, आप लोग पढ़ते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये एक सिंगल एटम के लिए था, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनका स्पेक्ट्रम कैसा हुआ ये बोर का मॉडल नहीं समझा सका। बहुत सिंपल सी बात है यार, बोर ने सारी की सारी बातें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को मान के करी थी। उनका मॉडल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड था, उनकी सारी इक्वेशन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर ही बेस्ड था, तो वो मल्टी इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो कुछ पॉस्टुलेट्स पे बेस्ड है। उसमें एक पॉस्टुलेट होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। आखिर क्यों वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, क्यों, ये क्यों ऐसा होता है, ये बोर नहीं समझा पाए। हालांकि इसके रिलेशन मिलते हैं, इसके थोड़ा हिंट दिए जाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये ऐसा क्यों आया, बोर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। बोर इसको नहीं समझा पाए थे कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्यों h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल ही होता है। ये भी उनकी लिमिटेशन में से एक है। बोर का जो मॉडल है, अगर आप बड़े ध्यान से सोचो तो आपको बड़ा अजीब लगेगा यार बेटा। कैसे? बोर का जो मॉडल था वो क्या कहता है कि बीचों बीच एक न्यूक्लियस था, चारों तरफ घूमता हुआ एक इलेक्ट्रॉन। बोले हाँ सर। जो इलेक्ट्रॉन है एक तरफ तो वो कह रहे हैं घूम रहा है, लेकिन फिर भी इसमें जो फॉर्मूले लगाए जा रहे हैं वो कुछ ऐसे लगाए जा रहे हैं। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब स्टैटिक है मतलब रुका हुआ है। तो आप वहां जो सारे लॉज पढ़ते हो, आप वहां जो सारे फॉर्मूलेस पढ़ते हो, वो तब लगाए जाते हैं जब चार्ज रुका हुआ होता है।
या याद करो, आप फिजिक्स में ऐसे पढ़ते हो बेटा, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, तो दोनों चार्ज स्टैटिक है, दोनों चार्ज रुके हुए हैं, तब आप कहते हो इसके बीच में जो फॉर्मूला है वो है k q q अपॉन r²। अरे ये जो कूलॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये तो तब एप्लीकेबल होता है जब चार्ज स्टेशनरी है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है तो फिर फॉर्मूला लगाने का क्या पॉइंट है। पर बोर्ड साहब ने लगाया, उन्होंने सारे रिजल्ट ऐसे ही दिए, तो ये भी उनकी एक लिमिटेशन है कि बोर्ड ने क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स के बेसिस पे सारे रिजल्ट दिए, जबकि उनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं था आखिर क्यों ऐसा कर रहे, क्यों वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं लगा रहे हैं, क्यों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा रहे हैं, क्यों वो इलेक्ट्रॉन को मूविंग नहीं मानते हुए चीजों को बता रहे हैं, क्यों वो रुका हुआ मान के बता रहे हैं। तो इसे भी उनकी लिमिटेशन में से एक कहा जाता है। इन द सेम वे जब आप स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब 11th 12th पढ़ के आए हैं बेटा, आप सब जानते हैं कि जो स्पेक्ट्रम होता है ना, जो एटम होता है उसमें ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, राइट। तो जो ऑर्बिटल होते हैं, आप सबने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, पढ़ा है क्या। तो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल मतलब जैसे कोई फील्ड आता है वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, वो भी अपने आप में एक एनर्जी गैप है। अभी आज एक बच्चा जो बोर मॉडल को जानता है वो ये सोचता है कि सर फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड है, फोर्थ है, बीच की दुनिया गायब है, 13.6 है, 3.4 है, 1.51 है, 0.85 है, बीच की दुनिया गायब है। उसे नहीं पता, उसे नहीं लगता कि सर बीच में क्या है। बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से सच में यही है, पर सच में इतना नहीं है। बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से 13.6 है, 3.4 है, 1.51 है, 0.85 है, सच में यही है। इसके बीच में क्या है उन्हें पता नहीं है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। आप सबको पता है कि सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट भी होता है, ऑर्बिटल भी होता है। मतलब ये जो अपर एनर्जी गैप सोच रहे हैं केवल इतना नहीं है, बीच में कुछ सब ऑर्बिट ऑर्बिटल भी है। तो जब स्पेक्ट्रम बनता था ना, तो स्पेक्ट्रम होता क्या था, सुनिएगा ध्यान से। स्पेक्ट्रम है क्या, लाइन है क्या, एनर्जी गैप। तो उनको लगता था एक इलेक्ट्रॉन अगर 3 से 4 पे आया, सॉरी 4 से 3 पे आया, तो इलेक्ट्रॉन जब 4 से 3 पे आएगा तो एक ही लाइन मिलेगी, लेकिन 4 से 3 के साथ साथ वहां कुछ ऐसी छोटी छोटी पतली पतली लाइनें भी होती थी। बोर इसको समझा नहीं पाए, सरल भाषा में इसको इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि उन्हें पता नहीं था कुछ ऑर्बिटल, कुछ सबऑर्बिट जैसी कोई चीज होती है। तो उस समय ये थ्योरी नहीं थी, पर स्पेक्ट्रम में तो आ रहा था क्योंकि एटम के अंदर तो था। ऐसा थोड़ी था कि बोर ने ऑर्बिटल की खोज नहीं की तो एटम के अंदर ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल तो था ना यार, ऑर्बिटल वगैरह सारी चीजें थी, पर उनको उसका आइडिया नहीं था। तो जब वो स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस आती थी, ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो ये स्पेक्ट्रल लाइन थी, जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, तो ये जो लाइंस है ये ब्रेक हो जाती हैं, ये स्प्लिट हो जाती है। अगेन वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप सबने पढ़ा हुआ है कि जब कभी कोई फील्ड आता है तो ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। जब कोई फील्ड आता है तो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है तो ऐसा इमेजिन करो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, वहां पे कोई लाइन आ रही है। तो जैसे आप फील्ड लाओगे, चाहे मैग्नेटिक फील्ड लाओगे, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाओगे, तो वो जो एटम के अंदर फील्ड है उस फील्ड के साथ इंटरफेयर करता है, और जब दोनों फील्ड आपस में इंटरफेयर करते हैं तो जो लाइन है वो टूट जाती है। बोर इसको समझा नहीं पा रहे थे। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाइन का स्प्लिटिंग होता है उसे बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है उसे बोलते हैं स्टार इफेक्ट। बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, सर जीमेन किसके लिए है, स्टार किसके लिए। तो आप ऐसे याद रखो, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उससे रिलेटेड स्पार्क होता है कि नहीं। स्पार्क कहां होगा, करंट में। तो आप याद रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पार्क है और मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीमैन इफेक्ट है। बस याद रखना, आपको एक थ्योरी है, ठीक है। तो ऐसा था ये बोर की लिमिटेशन थी। हुआ क्या, बोर की जब लिमिटेशंस आई उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसी समय दो ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई जिनसे लोगों का सोचने का दायरा बदल गया। उसमें जो सबसे पहली डिस्कवरी थी उसका नाम था डी ब्रॉगली कंसेप्ट, और दूसरा था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन दोनों ने बोर को सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि आप जो कह रहे हैं बोर, आपकी जो अजम्पशन है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। बोले क्या मतलब है, बोले मतलब क्या है,
बोले कुछ ऐसा है बोर कि आप जो पोस्टुलेट्स लेके चल रहे हैं, आप जो एजम्पशन लेके चल रहे हैं, वो एजम्पशन पूरी तरीके से सही नहीं है। बोले मतलब, बोले मान लीजिए आप जब स्कूल में थे, स्कूल में जब मैथ पढ़ा करते थे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपने मान लिया x बराबर 2। आप ऐसे क्या करते थे, सपोज x बराबर 2, x बराबर 2 मान के आपने पूरा सवाल सॉल्व किया। जब पूरा सवाल सॉल्व किया तो पता चला कि जो y की वैल्यू आई 5। लास्ट में आपको पता चला कि x कभी 2 होता ही नहीं। अरे जब x कभी 2 होता ही नहीं तो जो y की वैल्यू 5 आई, क्या वो सही है? सरल भाषा में, हमने जो माना वही नहीं सही है, तो क्या जो रिजल्ट है वो सही होगा? बोर्ड ने कहा डी ब्रॉगली इतनी बातें मत करो, मुझे बताओ भाई दिक्कत क्या है मेरे मॉडल में। उन्होंने कहा बोर्ड साहब आपने इलेक्ट्रॉन को केवल इलेक्ट्रॉन माना। बोले और तो क्या माने? बोले इलेक्ट्रॉन केवल एक पार्टिकल नहीं है। बोले तो फिर क्या है? बोले इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल के साथ साथ एक वेव नेचर भी पजेस करता है, एक वेव नेचर भी कैरी करता है। आपने अपने सारे डेरिवेशन में, आपने अपने सारी थ्योरी में, आपने अपने सभी बातों में एक इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना, उसके वेव नेचर को नहीं माना। ये कुछ ऐसा है कि आपने इलेक्ट्रॉन के आधे फैक्ट को ही सपोज किया। आपने कहा एक इलेक्ट्रॉन का मास m, आपने इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव का कुछ माना ही नहीं। बोले डी ब्रॉगली कह क्या रहे हो? बोले मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वेव का ड्यूअल नेचर होता है, मैटर का भी ड्यूअल नेचर होता है। बोले समझाओ, प्रूफ करके बताओ। बोले अभी प्रूफ कर देते हैं। बोले चलो प्रूफ करो। तो मैं आपको समझाने वाला हूं व्हाट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। व्हाट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस? तो डी ब्रॉगली ने कहा जिस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ड्यूअल नेचर होता है, उसी प्रकार से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन का भी ड्यूअल नेचर होता है। बोले कैसे? बोले ऐसे समझो, हम सब जानते हैं जो फोटोन है उसकी एनर्जी है hc बाय लैम्डा। बोले सही है। बोले जो फोटोन है क्या वो ईएम वेव है? बोले सही है। बोले जो ईएम वेव है क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से चलता है? बोले सही है। बोले क्या c बराबर न्यू टू लैम्डा सभी ईएम वेव के लिए ट्रू होता है? बोले सही है। बोले अरे अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलता है तो आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला E बराबर mc स्क्वायर भी तो ट्रू होता है। बोले सही है। बोले ये भी एनर्जी है, तो क्या hc बाय लैम्डा बराबर mc स्क्वायर नहीं होगा? बोले होगा। बोले क्या c से c कट नहीं जाएगा? बोले कटेगा। बोले क्या लैम्डा बराबर h अपॉन m इंटू c नहीं होगा? बोले होगा। बोले जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। पर अगर इसे अपन जनरलाइज करें, अगर अपन इसे किसी पार्टिकल के लिए लिखें तो इसे हम क्या कह सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। अरे है तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी ना यार, कहीं ना कहीं ये स्पीड ही तो है। बोले हाँ तो इसमें ऐसा क्या दिख रहा है? बोले ध्यान से देखो बोल, इसी में छुपा है राज। बोले इसमें क्या छुपा है? बोले ध्यान से देखो। बोले ध्यान से देखो। बोले क्या देखें इसमें? बोले ये लिखा है लैम्डा, ये लिखा है लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी। बोले तो क्या? बोले लैम्डा किसका होता है? बोले वेव का। बोले m किसका होता है? बोले पार्टिकल का। अरे हाँ यार यहीं पे तो है। लैम्डा किसका होता है? बोले वेव का। m किसका होता है? पार्टिकल का। यार पार्टिकल का लैम्डा कैसे लिखा है? उन्होंने कहा यही सोचने की बात है। वो ये इक्वेशन हमें ये सिखा रही है कि जब कभी कोई एक पार्टिकल जिसका मास m है वो mv मोमेंटम से चलता है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होता है। जब एक पार्टिकल m मास का mv मोमेंटम से चलता है उससे एसोसिएटेड एक वेव होता है, उस वेव का उससे एसोसिएटेड एक वेव होता है, उस वेव का जो वेवलेंथ होता है वो h अपॉन mv से निकाला जाता है। मतलब जब कभी कोई पार्टिकल आप हम कोई भी चल रहा है गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं भी चल रहा है गाड़ी में, प्लेन में, ट्रेन में, तो जब हम सब चल रहे हैं अपने साथ एक छुपी हुई एक एनर्जी लेके चल रहे हैं, एक ताकत लेके चल रहे हैं, अपने साथ एक वेव लेके चल रहे हैं। उस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होता है।
उस पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होता है, और वो जो वेव होता है उसका एक वेवलेंथ होता है, और वो जो वेवलेंथ होता है वो h/mv से निकाला जाता है। बोर ने पूछा क्या ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? बोले ना बोर ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। दिस इज नॉट an electromagnetic wave, this is matter wave. The wave associated with matter is called matter wave, which is different from electromagnetic wave. अच्छा, अगर कोई m मास का पार्टिकल मोमेंटम mv पजेस कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा, उस वेव का वेवलेंथ h/mv होगा। ये ईएम वेव नहीं है, ये ईएम वेव से डिफरेंट है। ईएम वेव वाले से कंफ्यूज मत होना, ईएम वेव की कहानी वहां एटम में थी। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि पार्टिकल तो पार्टिकल है ही सही, पार्टिकल तो पार्टिकल है ही सही, उससे एसोसिएटेड एक वेव है, और उस वेव का वेवलेंथ ये है। सरल भाषा में पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल का ड्यूअल नेचर होता है, जैसे ईएम वेव का ड्यूअल नेचर होता है। इस डिस्कवरी ने बोर मॉडल पे सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि बोर ने जो माना था वो पूरी तरीके से सही नहीं माना था। ये कुछ ऐसा है कि हम x = 2 लेके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बाद में पता चला x तो 2 था ही नहीं। हमने इलेक्ट्रॉन को केवल एक पार्टिकल मान के सारी बातें कर दी, बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन तो केवल पार्टिकल होता ही नहीं। जो रिजल्ट है वो सही कहां से होंगे, उस पर सवाल तो खड़ा होना चाहिए। ऑलराइट, ये तो बात हो गई डी ब्रॉगली की। अब ये न्यूमेरिकल में कैसे कैसे आता है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना, इसको कई रूप से अपन चेंज करते हैं ताकि न्यूमेरिकल के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए। ऑलराइट, तो इसको कैसे कैसे चेंज करते हैं, ये जो सबसे पहला आपके सामने लिखा है लैम्डा स्क्वायर h/mv, राइट। as you all know momentum is called p, okay, and the p is basically m into v। तो जहां लैम्डा स्क्वायर h/mv लिखा है उसे हम लोग कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर h/p। इज दिस क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बच्चों को यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा डाउट आता है, उन्हें लगता है कि सर जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है, जो डी ब्रॉगली कंसेप्ट है, वो केवल माइक्रोस्कोपिक के लिए ही लगता है। नहीं, वो लगता सबके लिए, वो सभी मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पे लगता है। हाँ, जब मास बहुत ज्यादा होता है तो लैम्डा बहुत छोटा होता है, और जब लैम्डा बहुत छोटा होता है तो उसे अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप, हम या कोई भी बड़ी बॉडी जब ट्रेवल कर रही है, जब एक मोमेंटम के साथ चल रही है, तो ऑब्वियसली उससे एसोसिएटेड एक वेव तो है, उसका बहुत छोटा 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 वेवलेंथ है, पर वो इतना छोटा है कि उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन जब कभी कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुआ, इतना छोटा है यार, 9.1 × 10⁻31 kg, बेटा अपना याद करो, 31 से भी जाने कितना ज्यादा है, वो -31 है ना, तो बहुत बहुत छोटा है। तो जब इतना छोटा वेट होता है तो अपन कहते हैं कि इतने छोटे इलेक्ट्रॉन के लिए आप उस वेवलेंथ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट नेगलेक्ट वेवलेंथ। So the concept is de Broglie's hypothesis is applicable to macroscopic as well as microscopic, but the thing is it is significance only for microscopic and it has no physical significance for macroscopic। ठीक, अब इसको न्यूमेरिकल में अपन कैसे करें, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले जो सवाल है, एक तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया लैम्डा इक्वल टू h/mv। अब हमेशा mv नहीं देता सवाल, कभी कभी काइनेटिक एनर्जी दे देता है। क्या दे देता है? काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को ये जो इक्वेशन है इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि या तो सवाल आपसे बोले कि पार्टिकल का मोमेंटम है p, तो आप सीधे सॉल्व कर ले, पर कभी कभी अपने को मोमेंटम नहीं देता है सवाल, कभी कभी अपने को देता है काइनेटिक एनर्जी। देन व्हाट वी हैव टू डू, आप काइनेटिक एनर्जी कैसे बताएं? तो काइनेटिक एनर्जी जब दे तो इक्वेशन ऐसे चेंज कर लिया अपन ने। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। तो m को इधर भेज दो, तो m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, अपन ने क्या किया, m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, m से इधर भी मल्टीप्लाई किया, m से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर। 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर। अपने को चाहिए क्या था, mv, क्योंकि हमें क्या याद है लैम्डा इक्वल टू h/mv, तो mv की वैल्यू पता कर रहा है, तो mv कितना आ गया, √2m काइनेटिक एनर्जी। यहां पुट कर दिया तो अपने सामने फॉर्मूला बन गया लैम्डा इक्वल टू h/√2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। दिस इज आल्सो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, दिस इज आल्सो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन। ठीक है, ठीक है क्या? उसके बाद है नेक्स्ट, जब यही अपना जो लैम्डा है वो किसी दूसरे डाटा में आ गया, जैसे मान लीजिए
मैंने सबसे पहला आपको फॉर्मूला बताया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा सवाल में अपने को एम दे दे, वी दे दे, तो लैम्डा निकाल लेंगे। सवाल में अपने को काइनेटिक एनर्जी दे दे तो क्या करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सवाल में कभी कभी अपने को काइनेटिक एनर्जी नहीं देके पोटेंशियल डिफरेंस देता है। क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो फिजिक्स में आप सबने पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी होता है वो Q इंटू वी होता है। मेरा कहने का मतलब है, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। तो जहां काइनेटिक एनर्जी है वहां अपन क्या लिख सकते हैं, Q इंटू वी। तो हमारे सामने एक नया फॉर्मूला आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू Q इंटू वी। ये तीनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, कंठस्थ होने चाहिए। सर नहीं याद होते, बेटा एक पन्ने में लिखो, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद याद करो। याद होंगे कैसे नहीं। हाँ बेटा, ये चैप्टर फॉर्मूले का जैकपॉट है, बिल्कुल सही कहा हर्षित बेटा, सुनो ध्यान से। ऑल राइट, तो अपने सामने तीन फॉर्मूले आ चुके हैं। सर किसके फॉर्मूले हैं, लैम्डा निकालने के। सर कौन सा लैम्डा, वेवलेंथ। सर किसका, ईएम वेव का, मैटर वेव का, मैटर वेव का। सर ईएम वेव कब लगेगा बेटा, वो तो एटम में लगेगा जब ट्रांजिशन होगा, जब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सर ये काहे के लिए, ये इलेक्ट्रॉन जैसे मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल से एसोसिएटेड है। सर फील नहीं आया सर, कैसे एसोसिएटेड है, बताता हूं, मेरी बात खत्म नहीं हुई। एक बच्चा बोला सर थर्ड फॉर्मूला बता दो। बेटा थर्ड फॉर्मूले में मैंने ये बताया कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे कि जो एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जो एनर्जी होता है वो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये भी तो एनर्जी होता है। तो इस वाले फॉर्मूले में जहां काइनेटिक एनर्जी लिखा है वहां चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख दो, तो Q इंटू वी लिख दो, तो फॉर्मूला बन गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का सवाल आया, आपको याद रखना है ओनली फॉर न्यूमेरिकल, ओनली फॉर न्यूमेरिकल। जब इलेक्ट्रॉन का सवाल आए तो ये जो इक्वेशन है ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू Q इंटू वी, इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है और इसी इक्वेशन का एक रूप है अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का मास रख दिया, एच की वैल्यू पुट कर दी, ये सारी वैल्यू चार्ज रख दिया, तो केवल एक ही वेरिएबल बचा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इलेक्ट्रॉन का सवाल आए तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के लिए अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी ये फॉर्मूला लगाना है। याद रख पाओगे क्या, अरे याद रख पाओगे क्या सर, बहुत ही तो आसान ही है, इसमें है क्या सर। सबसे पहले आपने बताया कि डुअल नेचर होता है, सर आपने प्रूव कराया, हमने तो मान लिया सर, सिलेबस में लिखा है मान लिया, हमने मान लिया सर, हमें नहीं चाहिए प्रूफ, हमने मान लिया कि हाँ डुअल नेचर होता है, हमने मान लिया ये डी ब्रॉगली है, हमने मान लिया तीन फॉर्मूले होते हैं, हमने रट लिया तीन फॉर्मूले होते हैं। सर याद कैसे नहीं होगा, ओके ठीक है। तो ये उस समय डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस थी, बाद में उसे डाइवर्शन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया, ऑब्वियसली जिसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। इज दिस क्लियर, ठीक है क्या। इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है, जो मैं आज की क्लास का लास्ट पॉइंट कहूंगा, इसका जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन वो ये है, आप सबका ध्यान चाहिए और यही हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं कहीं ना कहीं इसे आप फिजिक्स में पढ़ लेते हो, पर ये जो कंसेप्ट है अपने चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से बेटा, ठीक है। तो वो ये सारी बातें सुन रहे थे, बोले डी ब्रॉगली तुमने कहा कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एक वेव होगा, बोले हाँ। बोले पर मेरा जो एटॉमिक मॉडल है, जैसे मान लो मेरा एटॉमिक मॉडल है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है, बोले इसमें कहां वेव होगा। बोले ऐसे फील करो बोर, तो इसे अपन ये कहते हैं कि बोर और डी ब्रॉगली को कैसे अपन ने दोनों को रिलेट किया है ना, कैसे दोनों का रिलेशन आता है। तो बोर्स थ्योरी एंड डी ब्रॉगली कंसेप्ट का दोनों का मिक्सचर क्या है, और दोनों आपस में सही कह रहे हैं, ये बात है। कैसे है सुनिएगा ध्यान से। तो बोर ने कहा कि कैसे ये आप मेरे मॉडल में कैसे जस्टिफाई करोगे। बोले ऐसा समझो कि जब कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा, तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा। बोले हाँ ठीक है। बोले यार तुमने एक कंसेप्ट दिया था MVR बराबर NH/2π, बोले दिया था। बोले MVR बराबर NH/2π, ये तो तुम्हारा दिया हुआ कंसेप्ट है, बोले हाँ है। बोले 2π को इधर ले आओ, बोले ले आए, तो क्या बन जाएगा 2πr। बोले MV को उधर भेज दो, बोले भेज दिया, क्या बन गया H/MV। बोले पहचानो बोर्ड क्या लिखा है, बोले H/MV। बोले क्या है, अरे लैम्डा है, अरे 2πr बराबर है लैम्डा। बोले अब इसको फील करो, बोले इसमें क्या है, बोले कुछ कह रहा है, सुनो क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि जब कभी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में होगा
तो उससे एसोसिएटेड एक वेव होगा और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो 2πr/n होगा। बोले फील नहीं आया? बोले इसको ऐसे समझो, जो 2πr है वो है क्या? बोले सरकमफेरेंस है। बोले जो सरकमफेरेंस होगा, जो सरकमफेरेंस होगा, जो भी ऑर्बिट है, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो वो 1 लैम्डा होगा। बोले सेकंड ऑर्बिट है तो वो 2 लैम्डा होगा। बोले थर्ड ऑर्बिट है तो वो 3 लैम्डा होगा। बोले मतलब बताओ, इसको कोई एक ऑर्बिट मान ले। बोले चलो आप इसको मान लो थर्ड ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट मान लिया? थर्ड ऑर्बिट। अच्छा थर्ड ऑर्बिट है, मतलब इसका जो सरकमफेरेंस होगा वो 3 लैम्डा होगा। और बच्चों मैंने आपसे बताया था लैम्डा क्या होता है। मैंने कहा लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, मतलब एक वेव की लेंथ। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ, मतलब एक वेव की लेंथ। सर एक वेव क्या होता है? बेटा जब तक दो पॉइंट रिपीट नहीं होता ये एक वेव होता है, मतलब ये एक वेवलेंथ है। बोले हाँ ठीक है। बोले मान लो ऑर्बिट नंबर 3 है। बोले ठीक है। बोले अगर ऑर्बिट नंबर 3 है तो ये 3 लैम्डा है। बोले हाँ, मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस है इसके लैम्डा का 3 गुना है। तो लैम्डा क्या? बोले एक पॉजिटिव हाफ, बोले एक निगेटिव हाफ। एक लैम्डा हो गया? हाँ हो गया। बोले एक पॉजिटिव हाफ, ठीक है। एक निगेटिव हाफ, 2 लैम्डा हो गया? बोले हो गया। बोले एक पॉजिटिव हाफ, एक निगेटिव हाफ। ये क्या है? ये उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव है जो थर्ड ऑर्बिट में बैठा है, जो थर्ड ऑर्बिट में बैठा है। अच्छा, तो अब ये चित्र देख के आपको समझ जाना है कि कौन सा ऑर्बिट है। मान लो मैंने आपसे उल्टा सवाल पूछा होता, मैं आपसे सवाल पूछता, बेटा ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, बताओ इस डायग्राम में ऑर्बिट नंबर क्या है? तो आप क्या काउंट करते? इसमें कितनी वेवलेंथ है? वेवलेंथ का मतलब पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ। 2 वेव, पॉजिटिव हाफ, निगेटिव हाफ, 3 वेव, मतलब 3 लैम्डा। मतलब इसका जो सरकमफ्रेंस होगा वो 3 लैम्डा के बराबर होगा। तो बोर और डी ब्रॉगली दोनों की बातें कहीं ना कहीं मेल खा रही थी और दोनों आपस में रिलेट कर दिया। ठीक है, तो अपने को इसमें देखना होता है कौन सा ऑर्बिट है। एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूं, आपका ध्यान चाहिए। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया, ये है एक पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ, पॉजिटिव हाफ। आपको मुझे बताना है कौन सा ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट का नंबर बताओ, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नंबर बताओ। क्या बात है, सभी बच्चों ने बता दिया सर ये है ऑर्बिट नंबर 4। ऑर्बिट नंबर 4। तो आपको याद रखना है यहां पे 2 तरह के सवाल बनते हैं। एक, आपसे डायग्राम बना के पूछेगा कौन सा ऑर्बिट है, या आपको ऑर्बिट नंबर दिया होगा और आपसे वेवलेंथ पूछेगा। तो मान लो आपसे ऑर्बिट नंबर दिया है तो अपन उसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। रेडियस का फॉर्मूला अपने को याद है, कितना होता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? तो यहाँ पे रेडियस रखोगे तो सरकमफेरेंस आ जाएगा, सरकमफेरेंस आ जाएगा तो लैम्डा आ जाएगा। ये जो लैम्डा है, ध्यान से सुनना, ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा ईएम वेव का नहीं है, ये लैम्डा है मैटर वेव का। इसे हम लोग बोलेंगे डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। उधर आपको दिखता ही तो लिख नहीं रहा हूं मैं, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। मैं सबसे पहले आज की क्लास का हैंडआउट शेयर करूंगा, पर उसके पहले बेटा इस टॉपिक पे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे सवाल हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप हैंड आउट्स को जरूर रिवाइज करेंगे। सभी बच्चे सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लें। आपका जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा बच्चों, वो रहेगा नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, प्लीज लिख लें। जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा नंबर 1, नेक्स्ट क्लास का आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1 बिगिनर बॉक्स 4 तक, अप टू बिगिनर बॉक्स 4। आपका दूसरा होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन अप टू 32। तीसरा होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 से, एक्सरसाइज 1 से आपका होमवर्क रहेगा जल्दी में तो नहीं होना जाने की, बस 2 मिनट और बेटा, 2 मिनट और होमवर्क लेके जाएं। एक्सरसाइज 1 में से रहेगा 78। एक्सरसाइज 1 में अप टू 78 आप ऑलरेडी कर चुके हैं 58 तक, है ना, 54 तक। तो थोड़ा सा सवाल और है। इस बार आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं एक्सरसाइज 3 से भी। आपको अभी एक्सरसाइज 2 अटेम्प्ट नहीं करना है, जब मैं कहूंगा तभी करना है। अभी आप इसी होमवर्क को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 3 से आपका होमवर्क रहेगा प्रॉब्लम नंबर 16 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 16 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 32 तक। एक्सरसाइज 3 में से होमवर्क रहेगा प्रॉब्लम नंबर 16 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 32 तक। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा नेक्स्ट क्लास का। हमने आज जितने फॉर्मूले पढ़े, ये सारे फॉर्मूले आपको लिख लिख के याद करने हैं, पूरी क्लास को रिवाइज करना है और होमवर्क करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपसे मैं हैंडआउट शेयर कर रहा हूं, 1 सेकंड बेटा।
एक बच्चे ने मैसेज में लिखा है सर लिंक में हैंडआउट्स नहीं मिले। बेटा लिंक में एक फोल्डर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उस फोल्डर में आपको सारे हैंडआउट मिलेंगे। लिंक में एक फोल्डर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उस फोल्डर में आपको सारे हैंडआउट मिलेंगे बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर के, और जो फोल्डर के बाहर है उसमें मोल के मिलेंगे। ठीक है, मैं लिंक दोबारा भेज देता हूं, 1 मिनट। सबसे पहले मैं आपके इस ऐप पर आज की क्लास का हैंडआउट शेयर कर दूं। आप सबके सामने अभी एक पॉपअप आएगा, ठीक है, उस पॉपअप की मदद से आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लें। एक पॉपअप आ गया होगा, ओके, तो उसकी मदद से आप आज की क्लास का हैंडआउट डाउनलोड कर लें। फिर भी जिन बच्चों के पास लिंक नहीं है उनसे मैं एक आखिरी बात लिंक शेयर कर लेता हूं। इस लिंक को आप कॉपी पेस्ट करेंगे, अलग से ब्राउजर में ओपन करेंगे तब खुलेगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा नंबर पर। ओके, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी क्लास को रिवाइज करेंगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। बस आप इतना ही करते चलिए, कोई डाउट हो मुझसे पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।